नमस्ते बच्चा लोग। तो अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस रिलेटेड एक वीडियो हम लोग जैसे कि डाल चुके हैं। टेंस रिलेटेड पहला जो वीडियो है, अगर आपने देख लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे जरूर देखिए, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या जाने थे? पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि टेंस क्या है और टेंस से कैसे, जैसे कि एक टेंस से कितने सारे टेंस बनते हैं। तो आपको पता हुआ था कि एक टेंस है उसका तीन जो है कि पुत्र बना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सबको कुछ संपत्ति दिया गया और इस प्रकार से पता चला कि प्रेजेंट में भी 4 हुए, पास्ट में भी 4 हुए और फ्यूचर में भी 4 हुए। और 4 4 8 और 4 12 मिला करके जैसे कि हमारा टेंस हुआ था। 12 टेंस को हमको एक एक करके पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम टेंस में स्टार्ट किए थे, टॉपिक था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हम लोग जान रहे थे, इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। इस चीज को हम पहले से जान चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इसका अगर पहचान का बात करें तो इसका पहचान क्या होता है, तो आपको बताए थे कि सेंटेंस कोई भी हो उसमें एक चीज का होना तय होता है। क्या चीज का होना तय होता है जी? तो सेंटेंस कोई भी हो उसमें क्रिया का होना बिल्कुल तय होता है, तो क्रिया तो इसमें लगेगा। और इधर हम देख रहे हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का हिंदी लिख देंगे ता, और जो प्रेजेंट का है मतलब ये कि इसका जो स्ट्रक्चर पहचान जो बनेगा, क्रिया प्लस ता है बनेगा, ये इसका पहचान होगा। अब बात करते हैं कि अगर इसका ये पहचान है तो इसी पहचान पे एग्जाम्पल कैसे बनता है। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल जो है लेते हैं, राम आम खाता। बहुत अच्छा और साधारण सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसी के आधार पे हम लोग पूरा देखेंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है और हम आपको बताए थे कि सेंटेंस को, एक सेंटेंस को कई एक तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। और एक सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा कितने तरीकों से तोड़ा जा सकता है जी? तो 6 तरीकों से तोड़ा जा सकता है, इससे ज्यादा तरीका से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो चलिए हम एक एक करके जानेंगे कि पहला जो सेंटेंस है, राम आम खाता है, इससे दूसरा टाइप क्या बनाया जा सकता है। तो सिंपल है, इसी का निगेटिव बन जाएगा, राम आम नहीं खाता है। ये हमारा दूसरा बन गया। अब देखिए, जैसे पहला दूसरा सेम होता है वैसे ही तीसरा चौथा भी सेम होगा। कैसे? तो पहला और दूसरा हमारा राम से स्टार्ट हुआ है, तो वैसे ही तीसरा और चौथा हमारा क्या से स्टार्ट होगा, बनेगा क्या राम आम खाता है। ये हमारा तीसरा हो गया, और दूसरा से लेकर के छठा तक पूरे में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। और चौथा क्या बनेगा? ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें नहीं लग जाएगा, क्या राम आम नहीं खाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा हो गया, क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा। अब आते हैं, जैसे पहला और दूसरा सेम है, क्यों क्यों सेम है? क्योंकि ये राम से स्टार्ट हुआ है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा और चौथा सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पांचवा और छठा सेम होगा, क्यों? राम से स्टार्ट होगा लेकिन बीच में क्यों लगेगा, राम क्यों आम खाता है। ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। फिर इसी के जैसा एक और सेंटेंस होगा, राम क्यों आम नहीं खाता है। तो ये हमारा छठा सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो पता क्या चल रहा है? पता ये चल रहा है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है क्रिया प्लस ता है, ये हमारा पहचान हो गया। और इसी के आधार पर हम सेंटेंस बना है, राम आम खाता है। और एक सेंटेंस को हम 6 तरीकों में तोड़ सकते हैं, एक सेंटेंस को 6 तरीका से हम बना सकते हैं। और वही है, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, राम क्यों आम खाता है, राम क्यों आम नहीं खाता है। तो ये हमारा 6 सेंटेंस हो गया। अब देखिएगा, अगर सेंटेंस 6 है तो हर एक सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा। सेंटेंस नंबर 1 के लिए स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस नंबर 2 के लिए स्ट्रक्चर होगा। और स्ट्रक्चर में हम क्या बताए थे, जैसे सेंटेंस नंबर 1 राम आम खाता है, इसके लिए अलग स्ट्रक्चर, राम आम नहीं खाता है इसके लिए अलग स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया। स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये 2 नंबर हो गया।
आपको बताए थे कि जैसे पहला दूसरा सेम है तो यहाँ पे पहला दूसरा भी सेम है। उसके बाद स्ट्रक्चर में पहला दूसरा जैसे सेम हुआ वैसे तीसरा चौथा भी सेम होगा। क्या बनेगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क देंगे। चौथा क्या होगा जी? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये हमारा चौथा सेंटेंस हो गया। तो पहला दूसरा सेम, क्यों सेम है? क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा चौथा सेम, क्यों सेम है? क्योंकि डू डज से स्टार्ट हुआ। इन द सेम वे हमारा पांचवा और छठा सेंटेंस भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से। लेकिन हम इसका वैल्यू नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हुआ, हम मान के चलेंगे डू डज से स्टार्ट हुआ। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज यहाँ गया तो बगल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये 5 नंबर हो गया। यहाँ फिर से डू डज से स्टार्ट हुआ तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब देखिएगा, जैसा कि हम आपको कल भी बताए थे कि सेंटेंस 6 वो है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर 6 वो है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हम बताए थे कि स्ट्रक्चर याद नहीं करना है। काहे नहीं याद करना है जी? तो कुछ तरीका हम आपको बताए थे कि लास्ट में स्ट्रक्चर कोई भी हो, सेंटेंस कोई भी हो, ट्रांसलेशन कोई भी हो, कहीं भी आप पढ़ने जाइए, लास्ट में कुछ चीज है जो नहीं बदलता है। ये वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन कभी नहीं बदलेगा। वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन कभी नहीं बदलेगा। वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन नहीं बदला। वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ये कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या बताए थे कि नॉट जब भी आएगा तो तीसरा स्थान पे आएगा। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जितना नेगेटिव सेंटेंस है उस सब में क्या आएगा? नॉट आएगा। और नॉट आएगा तो कहाँ आएगा जी? तो तीसरे स्थान पे। सब्जेक्ट एक, डू डज दो, नॉट तीन। देखिए ये तो पॉजिटिव यहाँ नहीं रहेगा। डू डज एक, सब्जेक्ट दो, नॉट तीन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को कोई काउंटिंग नहीं, डू डज एक, सब्जेक्ट दो, नॉट तीन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लास्ट में वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन याद करना नहीं है, नॉट के बारे में याद करना नहीं है। अब बच क्या गया जी? तो बच गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का किस्सा क्या है जी? अगर सब्जेक्ट यहाँ है और डू डज लगाना है तो अगर यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ डू डज लगेगा, और यहाँ पे अगर जगह खाली है तो यहाँ डू डज लगेगा। मतलब सब्जेक्ट के दाएं बाएं में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ गया, पहला दूसरा में, तो समझिए वर्ब क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब बगल में लगेगा। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है, बतरे स्ट्रक्चर में मात्र यही है जिसमें का प्रयोग नहीं होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ लग गया है तो बगल में डू डज लगेगा, तो यही पे डू डज लगेगा। अब देखिए डूडज यहाँ आ गया है तो मतलब साफ है कि सब्जेक्ट बगल में जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको सीधे हम लिख दिए, लेकिन बात हमारा स्टार्ट हुआ है डूडज से। तो डूडज यहाँ लग गया, डूडज यहाँ लग गया, तो जस्ट बगल में सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है जी? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम तो आपको कंप्लीट करा दिए, लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्लीट कर ले, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा जी? कॉपी पे इसी स्ट्रक्चर को 3 4 5 वर्ड लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिएगा कि आप याद भी नहीं किए, पूरा के पूरा स्ट्रक्चर आपको याद हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की सहायता से, इन स्ट्रक्चर्स की सहायता से ये ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ बात है जो डाउट में है। डाउट में ये कि सर ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ डू लगाए कि डज लगाए, ये समझना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक रूल लिख लीजिए, ही सी इट और सिंगल नेम। इसके साथ आप जब भी प्रयोग कीजिएगा तो वर्ब 5 का प्रयोग कीजिएगा, वर्ब 5 का प्रयोग करें, वर्ब 5 का प्रयोग करें, या डज का प्रयोग करें, डज का प्रयोग करें। बाकी बचे सभी के साथ ऐसा आपको लिखना है, बाकी बचे सभी के साथ वर्ब 1 या डू का प्रयोग करें। देखिएगा, अगर ही सी
इट, और सिंगल नेम आएगा तो इसके साथ वर्ब फाइव का प्रयोग कीजिएगा, और वर्ब फाइव होगा उसके नीचे पूरे में डज लगेगा। बाकी बात जितना बच गया, जैसे आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, प्लूरल नेम हो गया, तो उसके साथ वर्ब वन का प्रयोग कीजिएगा और नीचे पूरे में डू का प्रयोग कीजिएगा। पहला सेंटेंस में अगर वर्ब फाइव लग गया तो नीचे पूरे में डज लगेगा, पहला सेंटेंस में वर्ब वन लग गया तो नीचे पूरे में डू लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल को अब हम बनाने का कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जगह खाली नहीं है, फिर भी हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या कैसे होगा, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है जी। अब इस ट्रांसलेशन को इस स्ट्रक्चर के आधार पे, इस ट्रांसलेशन को इस स्ट्रक्चर की सहायता से हमको बनाना है। अब ध्यान दीजिए बनाना कैसे है। राम आम खाता है, इस ट्रांसलेशन को बनाना है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन क्या है। तो खाता है ये हमारा वर्ब है, क्या खाता है, आम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कौन खाता है, तो राम, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब भी पता हो गया, ऑब्जेक्ट भी पता हो गया, सब्जेक्ट भी पता हो गया। अब हमको क्या करना है जी, तो जहां सब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट को लिख देंगे, जहां वर्ब है वहां वर्ब को लिख देंगे, जहां ऑब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, जहां एक्सटेंशन है वहां पे एक्सटेंशन को लिख देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, और यहाँ पे स्ट्रक्चर का आ रहा है, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राम है, तो एक नंबर जो हम ट्रांसलेशन लिखेंगे, एक नंबर जो हम ट्रांसलेशन लिखेंगे उसमें राम को पहले लिखेंगे। उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग करना है। तो राम के साथ वर्ब वन का प्रयोग हुआ कि वर्ब फाइव का, तो देख लीजिए सिंगल नेम के साथ वर्ब फाइव का। तो वर्ब फाइव क्या होगा जी, तो जरा देखिए, खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है, इट्स, राम इट्स, हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, जरा देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, आम है, तो आम का क्या होगा जी, ए मैंगो। अब देखिए उसके बाद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का इसमें कुछ नहीं बनता है, मतलब ये कि ट्रांसलेशन हो गया राम इट्स अ मैंगो, ये हमारा एक नंबर ट्रांसलेशन हो गया। अब दो नंबर ट्रांसलेशन क्या होगा जी, तो आपको एक बात हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि अगर ऊपर वर्ब फाइव का प्रयोग किए हैं तो पूरे में क्या कीजिएगा, डज का प्रयोग कीजिएगा। अगर ऊपर वर्ब वन का प्रयोग किए हैं तो पूरे नीचे में क्या कीजिएगा, डू का। यहाँ पे वर्ब फाइव का प्रयोग हुआ है, मतलब नीचे पूरे में क्या होगा जी, डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ बनेगा राम, अब बगल में हेल्पिंग वर्ब डज, तीसरे स्थान पे क्या लगता है जी, राम हो गया, डज हो गया, तीसरे स्थान पे नॉट। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है जी, इट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ए मैंगो। एक बात आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो वर्ब से लेकर के एक्सटेंशन तक का बात है पूरे में सेम है, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। तो यहां भी हम देख लेते हैं, जहां से बात हमारा स्टार्ट हुआ है वहां से हमको सोचना नहीं है। ये वर्ब यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहां से लेकर के लास्ट तक हमको सोचना नहीं है, सेम हूबहू उतार देंगे। तो ये दूसरा हो गया। चलिए अब तीसरा और चौथा, पहला दूसरा सेम होता है तो तीसरा चौथा भी सेम होगा। क्या होगा तीसरा चौथा में, तो तीसरा चौथा में डू डज पहले आएगा। तो डू पहले आएगा कि डज, डज लिखा हुआ है तो डज आएगा। डज राम इट ए मैंगो, ये आ गया हमारा तीन नंबर में। चार नंबर में क्या आएगा जी, डज राम, और तीसरा आसन पे नॉट लगाएंगे, डज राम नॉट इट मैंगो, ये हमारा चौथा नंबर पे आ गया। पांचवा नंबर पे क्या आएगा जी, वाई लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे वाई, वेन, हु वगैरह वगैरह लिख सकते हैं, तो वाई हम लिखते हैं। वाई डज राम इट ए मैंगो, ये हमारा पांच नंबर हो गया। छह नंबर में क्या होगा जी, वाई डज राम नॉट इट अ मैंगो, ये हमारा 6 नंबर हो गया। बात एकदम सिंपल है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है तो ट्रांसलेशन बनाने में बहुत दिक्कत होगा। और स्ट्रक्चर याद करने का बस वही तरीका है, हम जो आपको टॉपिक बताए, हम जो आपको ट्रिक्स बताए हैं क्लास में, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन याद है, पूरा याद कर लीजिए। तीसरा आसन पर नोट लगेगा, एकदम फिक्स है, ये फिक्स कर लीजिए। शुरू में सब्जेक्ट है तो बगल में डू डज, और डू डज पहले है तो बगल में सब्जेक्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू में आया है तो बगल में डज, डज पहले आया है तो बगल में सब्जेक्ट, यहाँ पे डू डज पहले आया है तो बगल में सब्जेक्ट।
तीसरा ऑप्शन पे नॉट लगेगा, बाकी वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हमने अभी तक में क्या किया है, रिकॉल किया है। समझ में आ रहा है आपको बात? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको मजा आया होगा। अब देखिए, अगर ये ट्रांजेक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको खूब बढ़िया से समझ में आया है, तो गारंटी हम कह रहे हैं कि अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समझ में आएगा। देखिए एक बात है कि सर पिछला स्ट्रक्चर में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे, यहाँ भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए हैं। तो देखिए पिछला स्ट्रक्चर में, पिछला लेक्चर में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे, यहाँ भी वही पढ़ाया है, लेकिन पिछला में अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो वो चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपका क्लियर हो गया, मेरा ऐसा मानना है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे थोड़ा ज्यादा जोर देते हैं। इसका रीजन ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपका समझ में आ गया आपको तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको एकदम बखूबी और मस्त समझ में आने वाला है, क्योंकि वहां भी वही सेम चीज होने वाला है। हम आपको शुरू में ही बताया था ना, वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन सेम होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेम होगा। तीसरा स्थान पे नॉट आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नॉट ही आएगा। शुरू में सब्जेक्ट आएगा तो बगल में हेल्पिंग वर्ब आएगा, वहां भी ऐसा ही कुछ होगा। फर्क बस इतना होगा कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नया कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आप चाहते हैं बढ़िया से इसको कंप्लीट करें, टेंस इसके बाद कभी ना पढ़े, तो आप इस चीज को स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, या फिर इसको आप लिख लीजिए और बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। और एक चीज, इस टेंस को, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में छाप लीजिए। छपेगा कैसे जी? तो बार बार इसको लिखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, कम से कम 6 बड़ी पूरे ऐसे इसको कॉपी में लिखिए, पूरा याद हो जाएगा। अच्छा, अब बात आता है कि सर हम इसको लिख लेंगे, हम इसको वो कर लेंगे जो करना है, हमको सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आया सर, कि एक ट्रांसलेशन को 6 तरीकों में तोड़ा गया है, तो इस 6 का नाम क्या है, जरा ये भी हमको बता दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इधर आपको दिखाई दे पा रहा होगा कि नहीं दे पा रहा, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इधर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। अगर ट्रांसलेशन 6 है तो उसका स्ट्रक्चर भी 6 होगा, और जो ट्रांसलेशन का नाम होगा वही स्ट्रक्चर का नाम होगा। तो देखिए पहला जो ट्रांसलेशन है, राम आम खाता है, ये ट्रांसलेशन कैसा है, तो जरा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल से इसको भरते हैं, इसका नामकरण अभी हम करते हैं। देखिएगा, राम आम खाता है, ये ट्रांसलेशन को देखने से आपको क्या पता चल रहा होगा, तो राम आम खाता है, ये ट्रांसलेशन एकदम सिंपल और साधारण है, ठीक है। एक चीज और, सेंटेंस कोई भी हो, सेंटेंस कैसा भी हो, उसमें 2 गुण पाया जाता है, एक पॉजिटिव का और दूसरा निगेटिव का। तो राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल वाला सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है जी? सिंपल वाला। और ये पॉजिटिव है तो सिंपल पॉजिटिव हो गया, दूसरा हो गया सिंपल निगेटिव, तीसरा वीक इंटरोगेटिव पॉजिटिव, चौथा वीक इंटरोगेटिव निगेटिव, पांचवा स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव पॉजिटिव, छठा स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव निगेटिव। अब इसको याद कैसे करना है, तो इसको एक बार हम मिटाते हैं, तब आपको हम बताते हैं। 1 मिनट। तो देखिए, सारा कुछ हम जान गए हुए हैं, बस हमको ये जानना है कि 6 जो ट्रांसलेशन है इसका नाम क्या है। सबका नाम जानना जरूरी है, ताकि हो सकता है कि कोई आदमी सीधे तीसरा वाला पूछ दे, क्या राम आम खाता है, कि इसका नाम क्या है, ये बताइए। तो देखिए, पहला और दूसरा जो सेंटेंस है ना, इस दोनों सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं जी? सिंपल सेंटेंस। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ये साधारण सेंटेंस है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, ये साधारण सेंटेंस है। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, ये साधारण सेंटेंस है। इसी सेंटेंस में अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये हमारा बन गया सिंपल पॉजिटिव। क्या बन गया जी? सिंपल पॉजिटिव। यही सेंटेंस अगर इसमें नकारात्मक का भाव आ गया तो ये बन गया सिंपल, क्या हो गया जी? निगेटिव। जरा देखिए तो क्या बना। राम आम खाता है, ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल पॉजिटिव। राम आम नहीं खाता, सिंपल है लेकिन नहीं लग गया तो सिंपल निगेटिव। अच्छा, तीसरा चौथा को देखिए, ये जो सेंटेंस है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता, तीसरा चौथा, इस दोनों सेंटेंस को देखिएगा तो पता चलेगा कि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंटेरोगेटिव में भी कैसा है जी? बिग। अब कहिएगा सर इंटेरोगेटिव में बिग क्या होता है, तो समझिएगा,
प्रश्न जो पूछते हैं ना, दो तरीका से पूछते हैं। एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर बहुत छोटा आता है, तो जिस प्रश्न का आंसर छोटा आता है उसको कहते हैं वीक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जिस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आता है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या राम आम खाता है, तो आप कहिएगा हाँ या फिर नो। लेकिन हम ये पूछे कि राम क्यों आम खाता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? राम इसलिए आम खाता है क्योंकि भूख मिटाना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है बड़ा है, तो जिस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आता है उसको स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव कहते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर छोटा आता है उसको बिग इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो देखिए, क्या राम आम खाता है, तो हाँ। क्या राम आम नहीं खाता, तो नो। इसका आंसर छोटा आ रहा है इसलिए इसको इंटेरोगेटिव कहेंगे, लेकिन बिग इंटेरोगेटिव। क्या कहेंगे जी? बिग इंटेरोगेटिव। अच्छा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो बिग इंटेरोगेटिव पॉजिटिव कहेंगे इसको। इसको देखिए, क्या राम आम नहीं खाता है, ये भी बिग इंटेरोगेटिव है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बिग इंटेरोगेटिव में सीधे बिग इंटेरोगेटिव नहीं है, ये निगेटिव वाला सेंटेंस है, तो इसको कहेंगे बिग इंटेरोगेटिव निगेटिव। पांचवा और छठा सेंटेंस में आइए, ये क्या है जी? तो राम क्यों आम खाता है, ये भी क्वेश्चन वाला बात है, लेकिन इसका आंसर बड़ा आएगा, तो इसलिए इसको बिग नहीं, इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, और इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो इस प्रकार से हमारा एक एक ट्रांसलेशन का जो नाम है हम लोग रख लिए हुए हैं। पहला का नाम सिंपल पॉजिटिव, दूसरा का नाम सिंपल निगेटिव, तीसरा का नाम वीक इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, चौथा का नाम वीक इंटेरोगेटिव निगेटिव, पांचवा स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, छठा स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव निगेटिव। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण सेंटेंस, एकदम सिंपल। राम आम खाता है, ये सिंपल है। वह घर जाता है, सिंपल है। सीता खाना पकाती है, सिंपल है। इसमें अगर नहीं लग गया तो सिंपल में निगेटिव, नहीं नहीं है तो सिंपल पॉजिटिव। प्रश्न पूछने वाला बात तो उसको इंटेरोगेटिव कहेंगे, लेकिन प्रश्न भी दो प्रकार का होता है। छोटका प्रश्न है तो बिग इंटेरोगेटिव, और बड़का प्रश्न है तो स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव। अब बिग इंटेरोगेटिव का भी पॉजिटिव, अब बिग इंटेरोगेटिव का भी निगेटिव, स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव का भी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमको पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम दूसर का स्ट्रक्चर में जाने हैं, लेक्चर में जाने हैं, फिर से दोबारा हम जाने हैं, लेकिन पहला में जितना कंप्लीट था उसमें और ज्यादा चमक आ गया है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि कंप्लीट हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, फेयर कॉपी में खूब बढ़िया से लिख लीजिए, ताकि अगर हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएं तो पूरा का पूरा मस्त समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर कल वाले में और जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तब तक मजे कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त पढ़ते रहिए। धन्यवाद।